हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम करते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, टिक टिक बूम। ये 2021 की म्यूजिकल ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 7.8 की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज़ ने 88% दिए हैं और इसे मेटाक्रिटिक ने 74% दिए हैं और इसे 88% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे लिन मैनुअल मिरांडा। इस इंटरेस्टिंग मूवी की अमेजिंग कास्ट है। एंड्रू गारफील्ड जिन रोल प्ले किया जॉनथन लार्सन का, अलेक्जेंड्रा शिप जिन रोल प्ले किया है जेनेट चार्ल्सटन का, वेनेसा हगिन्स ने रोल प्ले किया कैरिसा जोन्स का, रॉबिन द जीसस ने रोल प्ले किया माइकल का, जोशुआ हेनरी ने रोल प्ले किया रॉजर का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी बहुत बड़े म्यूजिकल प्ले राइटर जॉनथन लार्सन की है, जिससे म्यूजिकल की दुनिया में क्रांति ला दी थी। इस कैरेक्टर को एंड्रू गारफील्ड ने बहुत बखूबी निभाया है। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत 1992 में होती है। जॉनथन लार्सन अपने रॉक मोनोलॉग के साथ टिक टिक बूम परफॉर्म कर रहा होता है। न्यूयॉर्क में ऑडियंस के सामने थिएटर वर्कशॉप में उसके साथ उसके दोस्त रॉजर और कैरिसा हैं। वो ऑडियंस को बताता है कि उसके दिमाग में घड़ी की टिक टिक चलती रहती है और यही आवाज़ उसे सुनाई देती है जैसे टाइम निकल रहा हो। जॉनथन लार्सन की एक खूबी है कि वो किसी भी चीज़ पर गाना बना सकता है। वो ऑडियंस को बताता है कि 1990 में एक हफ्ते बाद वो 30 का हो जाएगा और अभी तक वो एक सक्सेसफुल म्यूजिकल थिएटर कंपोज़र नहीं है, पर क्या पता बन जाए। फिर जॉनथन कहता है कि उसने बहुत से छोटे बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटे हैं, पर उससे किसी ने चांस नहीं दिया। अब जॉनथन ऑडियंस को अपनी स्टोरी बताता है। वो और उसका बेस्ट फ्रेंड माइकल स्कूल में प्ले करा करते थे। वो दोनों अपने सपने पूरे करने न्यूयॉर्क आ गए, जहां माइकल को एक्टर बनना था। पर बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी माइकल एक्टर नहीं बन पाया। उसके गे होने की वजह से भी उसे चांस नहीं मिले। फिर क्या, माइकल जो कि जॉनथन का रूममेट था, उसने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ज्वाइन की और वापस एक्टिंग की तरफ देखा भी नहीं। पर माइकल जॉनथन को पूरा सपोर्ट करता है। फिर जॉनथन बताता है कि 1990 में वो मून डांस डाइनर पर काम करता, जो कि सोहो में है। अभी कहानी पास्ट में है। जॉनथन अपनी वर्कशॉप के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जो कि प्ले राइट हॉरिजॉन्स में है। इस म्यूजिकल का नाम सुपरबिया है। इस पर जॉनथन 8 सालों से मेहनत कर रहा है और अब जाके इसे परफॉर्म करने का मौका मिला है। फिर जॉनथन अपने घर पर पार्टी की तैयारी कर रहा होता है। उसके घर पर बिल्स भरने के नोटिस आए जा रहे हैं, पर वो ध्यान नहीं देता। फिर वो और माइकल सूजन का परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। सूजन एक बहुत अच्छी डांसर है। सूजन जॉनथन की गर्लफ्रेंड भी है। वो पार्टी में अपने सभी दोस्तों को बुलाता है। वहाँ वो बोहो डेज गाना गाता है। फिर रूफ टॉप पर सूजन जॉनथन को अपनी डांस टीचिंग जॉब के बारे में बताती है, जो कि बर्कशायर्स में है। ये जगह न्यूयॉर्क से दूर है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। सूजन कहती है उसके पास कुछ ही दिन हैं इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। जॉनथन सूजन से कहता है वो इस बारे में बाद में बात करेगा। अगले दिन वो ये बात माइकल को बताता है। माइकल उसे अपने ऑफिस में एक जॉब ऑफर करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। लेकिन जॉनथन का मानना है कि अगर वो नौकरी करेगा तो शायद वो अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, इसलिए वो नौकरी नहीं करना चाहता। फिर वो माइकल के ईस्ट साइड लग्जरियस अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ वो माइकल की फाइनेंशियल सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और दोनों इस अपार्टमेंट को नो मोर गाना गाते हुए अपने पुराने अपार्टमेंट से कंपेयर करते हैं। अगले दिन जॉनथन से आयरा विज़मैन मिलते हैं। ये पहले इंसान है जो सुपरबिया की वर्कशॉप के लिए राज़ी हुए हैं। प्लेराइट्स हॉरिजॉन के डायरेक्टर होने की वजह से इनका पूरा फोकस है सॉन्ग पर। वो जॉनथन को सुपरबिया के लिए एक नया गाना लिखने के लिए कहते हैं, पर जॉनथन उनसे कहता है कि कुछ दिनों से वो गाना नहीं बना पा रहा। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आयरा को स्टोरी के अकॉर्डिंग एक नया गाना चाहिए। फिर 1992 की ऑडियंस को जॉनथन बताता है कि एक और इंसान था जिसने उसे सेम ऐसा कहा था, और वो इंसान था स्टेफन सेंडोरियम, जो जॉनथन के फेवरेट म्यूजिशियन हैं। जब कुछ सालों पहले जॉनथन म्यूजिकल थिएटर में गाना कंपोज कर रहा था, तब उन्होंने उसे ऐसा ही कहा था, पर तब से लेके अब तक उसने सुपरबिया में गाना ऐड नहीं किया और अब बस एक हफ्ता ही है। फिर आयरा जॉनथन से कहता है कुछ बड़े म्यूजिशियंस को वर्कशॉप वाले दिन बुलाने के लिए और प्रोड्यूसर्स को भी,
तब जॉनथन अपनी एजेंट रोज़ा स्टीव को कॉल लगाता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो मैसेज छोड़ देता है ये कहते हुए कि रोज़ा स्टेफन सोंडहाइम और कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स को उसकी सुपरबिया वर्कशॉप में इनवाइट करे। जॉनथन खुद भी प्रोड्यूसर्स को कॉल करता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके पास घर के बिल्स आए जा रहे हैं। गाना लिखने वो बैठता है पर लिख नहीं पाता। घड़ी की टिक टिक उसके दिमाग में चल रही है। फिर जॉनथन PBS संडे इन द पार्क विद जॉर्ज म्यूजिकल माइकल और सूजन के साथ देखता है। फिर वो सॉन्ग लिखने बैठता है। सूजन उसे अपनी जॉब के बारे में बात करने के लिए पूछती है, पर जॉनथन कहता है वो कल बात करेगा। वो उस दिन भी गाना नहीं लिख पाता। जॉनथन को अपना करियर की टेंशन हो रही है। वो सूजन को ना चाहते भी इग्नोर कर रहा है। फिर अगले दिन डाइनर में कैरोलाइन जॉनथन को फ्रेडी के बारे में बताती है जो HIV पॉजिटिव है और हॉस्पिटलाइज्ड हो रखा है। ये सुनकर जॉनथन को डर लग जाता है क्योंकि वो पिछले कुछ सालों में HIV एड्स के पेंडेमिक में अपने दोस्तों को खो चुका है और अब वो किसी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। फिर जॉनथन 1992 की ऑडियंस को अपने मन में चल रहे सारे क्वेश्चंस बताता है। वो कहता है कि मुझे फ्रेडी से मिलना होगा, पर मुझे गाना भी तो लिखना है और तो और मुझे सूजन से भी मिलना है और माइकल को कॉल भी करना है। और मैं अपने शो के बारे में कैसे सोच सकता हूँ जब मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे जाना चाहिए, लेकिन संडे को डायनर में बहुत काम होता है। जॉनथन उसी में बिजी रहता है। फिर जॉनथन प्लेराइट हॉरिजॉन जाता है सुपरबिया की रिहर्सल स्टार्ट करने के लिए। उसे कुछ अच्छे सिंगर्स को चूज़ भी करना है। फिर जॉनथन बताता है कि सुपरबिया कहानी है बर्बाद हो चुके प्लैनेट अर्थ की, जिसमें रहने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेस और स्क्रीन के गुलाम हैं। फिर वो कहता है वो एक ऐसे बिजनेस में आना चाहता है जिसमें इनोवेशन को कोई इनाम नहीं मिलता। उसकी रिहर्सल अच्छी रहती है, पर उसे शो को और अच्छा करने के लिए एक बैंड की ज़रूरत है और आयरा के पास इतने पैसे हैं नहीं। वो जॉनथन को खुद अरेंज करने के लिए कहता है। फिर जॉनथन फ्रेडी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। जॉनथन को गिल्ट है कि वो फ्रेडी के साथ नहीं है क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या उसके पास टाइम ही नहीं है। सूजन से रिलेटेड सवाल भी उसके मन में घूम रहे होते हैं। समय निकला जा रहा है, टिक 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 टिक, और 3 दिन बाद ही उसकी वर्कशॉप है और गाना पूरा हुआ नहीं है। फिर जॉनथन को सूजन अपनी जॉब के बारे में याद दिलाती है, पर वो उसे फेस नहीं करना चाहता और तो और वो माइकल को भी अवॉइड करने लगता है। लेकिन वो पैसे अरेंज करने के लिए एडवर्टाइजिंग फोकस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है और सच में बैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही होती है। फिर रात को सूजन जॉनथन के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे बात करती है। वो चाहती थी कि जॉनथन उसे जाने से रोके, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जॉनथन तो अपने करियर में ही बहुत उलझा हुआ है। फिर जॉनथन माफ़ी मांगते हुए उसे रोकता है, पर सूजन जॉनथन से ब्रेकअप करके चली जाती है और जॉनथन को उसकी वर्कशॉप के लिए बेस्ट विशेस देती है। जॉनथन को बहुत बुरा फील होता है। फिर 1992 में जॉनथन कैरेसा के साथ अपने और सूजन के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप पर सॉन्ग परफॉर्म करता है। ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगले दिन जॉनथन पैसों के लिए एडवर्टाइजिंग फोकस ग्रुप को अटेंड करता है। उस मीटिंग में वो अपने आइडियाज शेयर करता है। उसका अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। उसे इस फील्ड में एक कॉरपोरेट फ्यूचर नज़र आने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होने लगता है कि वो कंपनी गलत तरीके से गलत प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है। इसलिए जॉनथन उस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। फिर वो माइकल के पास जाकर कंप्लेंट करता है कि मैं 30 साल का होने वाला हूँ और मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर वो एडवर्टाइजिंग कंपनी को बुरा भला कहता है। वो माइकल से कहता है तुमने अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। तब माइकल गुस्सा होकर उससे कहता है तुम कहते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैं जो कि गे हूँ, एक्टिंग फील्ड में मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ ना होने पर भी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, और एड्स के क्राइसिस भी चल रहे हैं, और तुम जबकि तुमने एक म्यूजिकल थिएटर करियर चुना जिसमें तुम अभी भी हो। ये जानकर जॉनथन को माइकल के लिए बुरा लगता है। फिर जॉनथन घर आता है। उसे रोज़ा कॉल करके बताती है कि उसने बड़े प्रोड्यूसर्स और म्यूजिशियन को वर्कशॉप के प्रेजेंटेशन में बुलाया है। तब जॉनथन खुश होकर घर की सफाई करता है और कॉफ़ी बनाकर जैसे ही अपने कंप्यूटर पर लिखने बैठता है, लाइट चली जाती है। बिल्स ना भरने की वजह से उसकी लाइट काट देते हैं। वो परेशान होकर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाता है। स्विमिंग करने पर उसका स्ट्रेस कम होता है। म्यूजिकल लाइंस उसे स्विमिंग पूल में नजर आती है।
एक डीप डाइव के बाद वो एक नए आइडिया के साथ स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है। फिर वो एक बुक में नया गाना लिखता है, पूरी रात उसने इसी में लगाई होती है। फिर वर्कशॉप में उसके दोस्त, फैमिली और इंडस्ट्री के कुछ प्रोफेशनल लोग आते हैं, उसमें स्टेफन सोंडाइम भी इंक्लूड होते हैं। वहाँ माइकल भी आता है। जॉनथन उससे माफ़ी मांगता है। फिर परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। कैरेसा जॉनथन का नया गाना गाती है, कम टू योर सेंसेस। जॉनथन इमेजिन करता है सूजन को गाते हुए। परफॉर्मेंस होने के बाद जॉनथन की बहुत तारीफ होती है, पर कोई भी सुपरबिया को प्रोड्यूस नहीं करना चाहता था। रोज़ा से जॉनथन पूछता भी है कि मैं क्या करूं एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने के लिए। तब रोज़ा कहती है कि तुम लिखते रहो, इस आशा में कि किसी दिन तुम एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन जाओगे। जॉनथन, जिसने 8 साल लगाए सुपरबिया लिखने में, ये सुनकर निराश हो जाता है। वो वैसे भी बहुत रिजेक्शन फेस कर चुका है, अब और नहीं करना चाहता। वैसे भी टाइम निकलता जा रहा है। जॉनथन सदमे में आकर माइकल से एक कॉर्पोरेट जॉब की भीख मांगता है। वो कहता है, मेरा जो होना था वो हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन के और 5 या 8 साल एक और म्यूजिकल बनाने में नहीं लगा सकता बिना किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के। मैं ये छोड़ रहा हूँ। लेकिन माइकल ने जॉनथन की परफॉर्मेंस देखी है। वो जॉनथन को इनकरेज करता है, उसका म्यूजिकल थिएटर में करियर है। माइकल उसे कहता है, तुम जॉनथन लार्सन हो, तुम बेस्ट हो। जॉनथन कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। तब माइकल रिवील करता है कि उसे HIV है, तो वक्त तो उसके पास कम है। ये सुनकर जॉनथन रोने लगता है। फिर 1992 की ऑडियंस को जॉनथन अपने और माइकल की स्टोरी बताने लगता है। जॉनथन दुखी हालत में घूमते घूमते न्यूयॉर्क के डेलाक्रोएट थिएटर पहुंच जाता है। सेंट्रल पार्क में पियानो को बजाते हुए उसे उसकी माइकल के साथ फ्रेंडशिप नज़र आने लगती है। इमोशनली गाना गाते हुए उसे याद आता है माइकल ने उसके लिए कई सेक्रीफाइसेस किए हैं। फिर जॉनथन माइकल के घर जाता है। वो उसे कहता है, आगे चाहे जो भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर जॉनथन कहता है वो अपने थिएटर करियर को कंटिन्यू करेगा। उसका 30वां बर्थडे आ जाता है। उसी दिन मॉर्निंग में जॉनथन को सोंडाइम, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की कॉल आती है। वो उसे सुपरबिया के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और सुपरबिया में इंटरेस्ट दिखाते हुए मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। ये बात जानकर जॉनथन के अंदर एक उम्मीद जागती है बड़ा म्यूजिशियन बनने की। खुशी से वो अपना बर्थडे मून डांस डाइनर में सेलिब्रेट करता है। एक और खुशी की बात ये थी कि फ्रेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ जाता है। फिर सूजन जॉनथन को एक ब्लैंक म्यूजिक बुक गिफ्ट करती है। वो कहती है कि ये बुक तुम्हें तुम्हारे करियर में हेल्प करेगी। वो बता देती है कि उसने वो डांस टीचिंग जॉब एक्सेप्ट कर ली, अब वो शिफ्ट होने जा रही है। वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को देखने ज़रूर आएगी। फिर जॉनथन उसे गले लगा लेता है और वो चली जाती है। स्टोरी में सूजन की वॉइस सुनाई देती है जो कहती है, अगला म्यूजिकल था टिक टिक बूम। फिर उसने ऐसा प्रोजेक्ट किया जो उसने बीच में करके छोड़ दिया था। वो था रेंट। रेंट ब्रॉडवेज पर 12 सालों तक चला। वो बहुत फेमस हो गया, पर जॉनथन अपनी इस सक्सेस को कभी देख नहीं पाया। रेंट की पब्लिक परफॉर्मेंस से एक रात पहले जॉनथन एरोटिक एनोरिज्म की वजह से 25 दिसंबर 1996 को चल बसा। वो तब 35 साल का था। फाइनली 1992 में टिक टिक बूम को सबने देखा। सूजन भी वहाँ थी। जॉनथन टिक टिक बूम से फाइनल सॉन्ग परफॉर्म करता है, लाउडर देन वर्ड्स, जो कि बहुत अमेजिंग होता है। लेकिन कई सवाल जॉनथन के मन में थे। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। इस मूवी के सॉन्ग बहुत ही अच्छे थे। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा सुनने के लिए। कहानी में हमने देखा कोई भी आर्टिस्ट किसी भी बेस्ट क्रिएशन को क्रिएट करने के दौरान कई सारी पर्सनल चीज़ों को फेस करता है। जैसे एंड्रू गारफील्ड की लाजवाब एक्टिंग ने तो 4 चांद लगा दिए। स्टोरी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। नेवर गिव अप और लेट सक्सेस बहुत लंबे समय तक रहती है और वो आपकी डेडिकेशन और आपके काम के लिए डिटर्मिनेशन को दिखाती है। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।